Hi, dear students. Hopefully, you all will be very well and very fine and preparing your exam. तो ये जो वीडियो है दिस इज़ रिलेटेड टू कर्व इकोनॉमिक्स. तो कर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स और बहुत सारे आपके टॉपिक आपको समझ ही इन कर्व्स की वजह से आते हैं. तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक दो वीडियोस कर्व इकोनॉमिक्स पे बनाई जाए. तो इसमें मैं पहले बना तो यही रहा था. दिस वाज टॉपिक. इसमें एक एमसीक्यू आया हुआ था तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा ख्याल में पेस्ट कर दूंगा, फिर आप उसको ट्राई कीजिएगा. तो उसको सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं, और वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यू था और रिलेटेड टू बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व था. तो मैंने कहा चले मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं आपको, क्योंकि यूजली बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व आपको पता तो है और आपको वैसे भी सब कुछ आता ही है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट. मैंने कहा थोड़ा सा वो बता दूं आपको. अच्छा जी, तो बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई ऑफ लेबर कर्व कहती क्या है? यू नो दैट कि एज द वेज रेट गोज अप, workers increase their supply of labor in terms of hours they are working. वो नंबर ऑफ आवर्स अपने इंक्रीज कर देते हैं वर्क के और लेयर को डिक्रीज करते हैं. सो दिस फिनोमिना स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर टिल पॉइंट दिस. आपकी वेज रेट इंक्रीज हो रही है, यू आर सब्सटीट्यूटिंग लेयर फॉर वर्क. एंड हेयर जो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यूज़ हो रहा है ये लेबर की टर्म में यूज़ हो रहा है. यहाँ पे आप वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ना लें जो आप इंडिफरेंस कर्व में लेते हैं. यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है इट इज़ बेसिकली वर्क इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर इन प्लेस ऑफ लेयर. दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सो एज योर वेज गोज अप यू सब्स्टिट्यूट योर layer hours to work more hours. अगर मैंने इसको उल्टा लिख दिया तो इसको आप रिवर्स कर लीजिएगा. मेन मतलब आपको समझ आ गया होगा. यू आर सब्सटीट्यूटिंग योर layer hours फॉर मोर वर्क. तो यहाँ पे ये सिचुएशन है, दिस पॉजिटिव पार्ट ऑफ योर सप्लाई ऑफ लेबर कर्व जो कि आप नॉर्मली बनाते भी हैं, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन द इनकम इफेक्ट. यानी आपकी जब इनकम राइज होती है उससे मोर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होता है आपके सब्सटीट्यूशन का, जो गोज टू मोर वर्क एंड लेस लेयर. दिस पॉइंट जो टर्निंग पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पे आपका इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इक्वल हो जाते हैं. कुछ सोर्सेज से मुझे ये पता चला है, कुछ अभी मैंने बुक तो कोई नहीं देखी, लेकिन मैंने 2-3 सोर्सेज से देखा ये, क्योंकि मेरे सामने एक एमसीक्यू आया था तो उससे ही मैंने सोचा मैंने कहा आपको ये बना दूँ वीडियो. तो दिस टर्निंग पॉइंट इज़ दिस. टेंशन यहाँ पे आती है कि ये जो बैकवर्ड बेंडिंग सिचुएशन होती है, यानी कि क्वेश्चन क्या था, वैसे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. नेगेटिव स्लोप सप्लाई ऑफ लेबर कर्व रिप्रेजेंट. अब ऑप्शन यही दी हुई थी इनकम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट वाली भी उन 4 ऑप्शन में. देखें ये नेगेटिव पार्ट है ना सप्लाई ऑफ लेबर का, जो आपका सपोज दिस इज़ योर पॉइंट बी एंड बी और एस एल पॉइंट के दरमियान, दिस इज़ नेगेटिव स्लोप सप्लाई ऑफ लेबर कर्व. सो ये क्यों होता है? बेसिकली आपका जो इनकम इफेक्ट है दैट इज़ नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज़ डोमिनेटिंग द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. सिंपली जो आप इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हुई है कि सर जी देखें ये जो वेज होती है ना, जब एक लेवल से हाई होती है तो पीपल विल स्टार्ट प्रेफरिंग द लेयर टाइम ओवर वर्क. क्यों? क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मीट हो रहा है. तो जब वेज एक लेवल से बढ़ती है तो फिर हम कहते हैं कि चलें जी अब लेयर को प्रेफर किया जाए और काम कम किया जाए. अब इसकी एक एग्जांपल है, ये ऐसे क्यों होता है. ये मैंने थोड़ा सा नीचे लिखा भी हुआ है कि एट ए हायर वेज वी वर्क फ्यूअर आवर्स एंड गेट अ टारगेट वेज. हमारे माइंड के अंदर एक टारगेट वेज होती है कि अच्छा जैसे अभी आप लोग जॉब के लिए हैं बड़े, कुछ लोग जॉब कर भी रहे हैं, कुछ लोग अपनी जॉब को इम्प्रूव करना चाहते हैं. तो आप लोगों के माइंड के अंदर होता है इस स्टेज के ऊपर, अच्छा अगर मेरी सैलरी 1 लाख हो जाए ना तो बस फिर तो मैं सुकून करूँगा या करूँगी और बस जाके 2 लेक्चर पढ़ाने हैं, प्रोफेसर बन जाऊँगी यूनिवर्सिटी की या बन जाऊँगा एंड देन आई विल एंजॉय माई लाइफ. तो एक मिनिमम इनकम, एक टारगेट इनकम होती है, मिनिमम नहीं टारगेट इनकम होती है हाईएस्ट कि अच्छा इतने अगर मेरे पर मंथ आ जाएं तो इट्स वुड बी वेरी इनफ. अब आपको ये जो समझाने के लिए मैं
पर मंथ की एग्जांपल से ज़्यादा मैं फोकस करूँगा आपकी लाइफ की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कितनी इनकम ज़रूरत है पूरी ज़िंदगी के लिए कि आप बिल्कुल कोई काम ना करें और आप जो है ना अपनी फुल लाइफ इंजॉय करें। और जस्ट सोचें कि कितने पैसे चाहिए होंगे आपको। तो अगर आपके माइंड में कोई इनकम चल रही है, ठीक है जी, आप अपनी लाइफ देखें अभी एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से, अपनी कंट्री के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 66 ईयर है, तो अब आपकी एज होगी 25, 26, 27। तो अब आपको कितने पैसे चाहिए होंगे मज़ीद? चलें जी, 10 बिलियन आपको अज्यूम कर लेता हूँ मैं कि आपको 10 बिलियन डॉलर चाहिए जी, ठीक है जी। और सपोज कर लेते हैं कि ये आपकी जो पर आवर वेज है, पर आवर वेज इज़ 10 बिलियन डॉलर। अगर ये आपको मिल जाए तो बस आपने 1 आवर काम करना है और उसके बाद आपने सुकून करना है और मज़ीद आपने कोई काम नहीं करना। असल में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट इज़ ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, वो किस तरीके से होता है। सो ये वाली एग्जांपल पे दोबारा वापस आएँ कि आपको 10 बिलियन डॉलर आपका वेज रेट है और वो पर आवर वेज रेट है, और आपने ये आपके माइंड में है कि यू आर प्री कन्विंस्ड कि आपको ये 10 बिलियन डॉलर अगर मिल जाए, मैं फिर सारी ज़िंदगी काम नहीं करूँगा, आराम से बैठ के खाऊँगा मैं या खाऊँगी और मेरे लिए सफिशेंट होगा। अब होता ये है कि अचानक से वेज रेट मार्केट के अंदर इंक्रीज़ हो जाते हैं और वो हो जाते हैं 10 बिलियन डॉलर पर आवर। अब आप ये बताएं, आपका तो जो माइंड के अंदर एक फुल लाइफ के लिए जो वेज है वो तो 10 बिलियन है, वेज हो गया 20 बिलियन। सो अब आप क्या 1 आवर काम करेंगे? 1 घंटा काम करके सारी ज़िंदगी इंजॉय करने वाली जो एग्जांपल मैंने दी है, नहीं। अब आप अपने वर्क को रिड्यूस करके कहाँ ले जाएंगे? हाफ आवर पे ले गए। एज वेज रेट विल राइज, पहले कितनी थी? 10, अब कितनी हो गई? 20। तो अगर पहले आपने काम करना था 1 आवर, तो अब आप कहाँ करेंगे? हाफ एन आवर। हाफ एन आवर टू मेंटेन द टारगेट लेवल ऑफ इनकम दैट यू हैव पुट इन योर माइंड, कि अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं मज़ीद लेयर इंजॉय करूँगी या करूँगा। सो इसीलिए ये आपका नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, बट इट इज़ ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इस बात को 2-3 दफ़ा सुनना है और समझने की कोशिश करना है, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी, ठीक है। तो नेगेटिव स्लोप्ड सप्लाई ऑफ लेबर कर्व में इनकम इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे। ऑप्शन में हो सकता है नेगेटिव इनकम इफेक्ट ना आए, जस्ट सिंपल आ जाए कि इनकम इफेक्ट इज़ ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दिस वुड बी ओके। इनकम इफेक्ट इज़ ग्रेटर देन, अब ये नेगेटिव कैसे है? देखें, आपकी इनकम राइज हुई ना $10 से, यानी कि आपकी इनकम राइज हुई, अब आपको ऑफर हुई, यानी कि वेज रेट इंक्रीज़ हुआ, डबल हुआ, और आपने अपने जो आवर्स थे वो रिड्यूस कर दिए, तो दैट इज़ द नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज़ ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दैट वाज ऑल अबाउट दिस बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई ऑफ लेबर। तो अब छोटी सी एक क्विक 5 to 10 मिनट्स के अंदर जो कर्व्स मेरे माइंड में थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। यू नो दैट डिमांड फॉर लेबर जो है क्लासिकल इकोनॉमी में आप देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में दिस इज़ अ नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व। इट हैज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन रियल वेज एंड डिमांड फॉर लेबर, ठीक है। अच्छा जी, जब रियल वेज आपकी फॉल करती है तो डिमांड फॉर लेबर फर्म की तरफ से इंक्रीज़ कर जाती है, बट फर्म आपकी, अच्छा, इसकी डिमांड फॉर लेबर कर्व को आप VMPL कर्व भी कहते हैं। एंड VMPL क्या होता है? बेसिकली होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर टाइम्स द प्राइस। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन मैंने क्विक रिवीजन थोड़ी सी आपको करानी थी, और ये बात मैं अभी आपको बता चुका हूँ। फर्म कब तक हायर करती है वर्कर को? फर्म विल हायर द वर्कर अप टिल द पॉइंट वेयर वेज रेट इज इक्वल टू VMPL। ये MCQ बन के आ सकता है। सो दिस इज़ योर VMPL, दिस इज़ योर वेज रेट, दिस इज़ द पॉइंट। इसे अगर आप आगे जाते हैं तो यू हैव फर्म इज़ फेसिंग लॉसेज, इससे पीछे हैं तो फर्म को बेनिफिट तब होगा जब वो वर्कर्स को इंक्रीज़ करेगी, L से L1 तक आएगी, अगर L2 है तो वापस जाएगी। तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर फर्म विल हायर द वर्कर, और वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा पॉइंट E तक। अब आते हैं आपके पास है एग्रीगेट सप्लाई कर्व की फैमिली। ओके, तो इस फैमिली में इनके जो अबू जी हैं वो हैं दिस वन, द क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व दैट इज़ वर्टिकल। और ये क्लासिकल ने ये कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट की वजह से आपकी एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल होती है।
क्यों? क्योंकि इकोनॉमी आपके अपने फुल पोटेंशियल पे जब काम कर रही होती है, ऑल द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, देन योर एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल बी वर्टिकल। ओके, इसके अंदर आपका प्राइस तो राइज होगा बट आपकी आउटपुट यानी कि मैक्सिमम फुल एम्प्लॉयमेंट पे आप हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट कैसे हो सकती है? दो चीज़ों से हो सकती है, दो पहले बता चुका हूँ, लेकिन ये है कि रिवीजन में आपको बता देता हूँ कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट होती है दो चीज़ों से, क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, दोनों में से कोई भी चीज़ इंक्रीज हो जाए तो क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगी राइटवर्ड। लेकिन अगर वॉर आ जाए, एक आपकी कंट्री के अंदर अल्लाह ना करे ब्लास्ट हो जाए, जस्ट लाइक जैसे लेबनान में हुआ, बैरूत ब्लास्ट हुआ, तो उससे क्या होता है, आपकी पोर्ट ही पूरी उड़ गई, सी पोर्ट उड़ जाए, आपकी प्रोडक्टिविटी फॉल, आपका जनाब रिसोर्सेज फॉल हो गए, तो एएस फॉल भी कर सकता है। सो दिस इज़ 1930 एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एक्सट्रीम केन्जियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज हॉरिजेंटल, जिसमें आपकी प्राइसेस कांस्टेंट हैं और आपकी आउटपुट इंक्रीज हो रही है, वर्कर्स आर ऑफरिंग देयर सर्विसेज एट अ सेम वेज रेट। ये सिचुएशन 1930s के लिए। केन्जियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो शॉर्ट रन है वो आपके पास दो हैं, दैट इज़ एक ये एंड एक ये, दैट इज़ रिलेटेड टू, ये जो फ्लैटर है ये है व्हेन वेजेस आर फिक्स, व्हेन वेजेस आर फिक्स एंड व्हेन वेजेस आर फ्लेक्सिबल, तो आपके पास ये स्टीपर बनती है, आउटपुट जो है वो उतनी इंक्रीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वेजेस आर फ्लेक्सिबल अपवर्ड इन केन्जियन बट रिजिड डाउनवर्ड। तो ये आपके पास सिचुएशन बनती है। एग्रीगेट सप्लाई शो क्या करता है? इट शोज़ basically the relationship between price level and the output that producers in the economy are willing to produce, तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की। सो ये एक आपके पास बन गया AS। लेकिन केन्जियन एग्रीगेट सप्लाई कर भी लॉन्ग रन के अंदर अगर आप बात करें या ये देखें तो इस सिचुएशन में ये वर्टिकल हो जाता है। तो केन्स भी बिलीव करता है तो लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर सकते हैं, बट इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर, कलमा शहादत, बेचारे फौत हो जाएंगे ना हम सारे, वी ऑल आर डेड इन द लॉन्ग रन। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। तो सिचुएशन इज़ लाइक दिस, ये है जी आपके पास एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व शो करता है बेसिकली टोटल स्पेंडिंग इन एन इकोनॉमी C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ओपन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड में ये आपके पास चार कंपोनेंट होते हैं। सो इट शोज टोटल स्पेंडिंग इन एन इकोनॉमी विच डिपेंड्स ऑन द प्राइस लेवल। यहाँ पर आप लेते हैं आउटपुट, ये प्राइस लेवल, and it has an inverse relationship. Okay, next thing is what? Next thing is about your this Keynesian cross. Keynesian basically equilibrium determines where AS is equal to AD, या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपके जो है ना एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो गए आपकी, या कुछ बुक्स के अंदर इसे Y भी कहते हैं, और ये आपके पास AD है। तो ये सिचुएशन आपके पास है, दिस इज नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। तो ये इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी का कॉन्सेप्ट है। तो इन्फ्लेशनरी गैप यूजुअली स्टूडेंट क्या कहते हैं, ऊपर इन्फ्लेशनरी नीचे डिफ्लेशनरी, ये बिल्कुल फजूल किस्म का कॉन्सेप्ट है। बात ये होती है कि आपने ये देखना है कि इफ़, इसको कंपैरिजन ऐसे करते हैं कि आप हैं कहाँ पर, यू आर हेयर नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम पे, आपको होना कहाँ चाहिए था, हेयर फुल एम्प्लॉयमेंट पे। सो इसका मतलब ये है कि देर इज़ अ डिमांड एफिशिएंसी। डिमांड एफिशिएंसी की सिचुएशन में आपके पास डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। तो डिफ्लेशनरी गैप ये है आपका, योर AS इज़ ग्रेटर देन AD। तो अब इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, सिंपल AD बढ़ा दें तो आप एक्सपेंशनरी फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी से। अच्छा जी, ये सिचुएशन क्या है, हमें होना चाहिए था यहाँ पे बट वी आर हेयर, इसका मतलब मॉनेटरी टर्म में हम आगे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो AD है इट इज़ ग्रेटर देन AS, ये नज़र भी आ रहा है, AD ऊपर है AS नीचे है। सो दिस इज़ योर व्हाट, दिस इज़ योर इन्फ्लेशनरी गैप। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्फ्लेशनरी गैप को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी लेके आएंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम, टैक्स ज़्यादा सॉरी, और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज और मनी सप्लाई कम। सो AD फॉल कर जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट, नेक्स्ट थिंग इज़ लीकेजेस एंड इंजेक्शन मेथड। दिस इज़ I प्लस G प्लस X, ओपन इकोनॉमी S प्लस T प्लस M। ठीक है जी, तो ये सिचुएशन है, दिस इज़ योर नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। इससे आगे अगर आप सिचुएशन में हैं तो आपके पास यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव इन्वेंट्रीज हैं, ठीक है जी, और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव इन्वेंट्रीज हैं। ओके, सप्लाई इज़ लेस, डिमांड इज़ मोर, यहाँ पे ये सिचुएशन है। तो ये आप इन्वेंट्रीज का मेथड भी कह सकते हैं, लीकेजेस इंजेक्शन मेथड भी कह सकते हैं आपको। ओके, तो इफ़ यू आर बिलो दिस, आपकी मूवमेंट आ गई, यानी कि इन्वेस्टमेंट यानी कि इंजेक्शंस आर मोर देन लीकेजेस, यू विल मूव अपवर्ड, एंड वेयर योर
लीकेजेस आर मोर देन द इंजेक्शंस यू विल मूव बैक, और ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। दिस इज अबाउट योर IIS एंड LM। बड़ी डिटेल्स मैंने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। LM कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम वेयर मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम शो करता है LM कर्व। आपका IS कर्व शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम वेयर सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सो ये एक बेसिक सी बात थी। अब चलते हैं नेक्स्ट। दिस इज योर फिलिप्स कर्व। This is your Phillips curve. Okay, what Phillips curve shows? Phillips curve shows an inverse relationship between unemployment and inflation, or trade-off between unemployment and inflation. जब आप trade-off कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि you have to accept either inflation or either unemployment. तो आपको trade-off करना पड़ता है. So if you want to decrease unemployment, you have to accept the inflation. So this is the point. This is the point where there is a natural rate of unemployment which always exists according to monetarist. और वो कितना हो सकता है? वो 5% है, 6% है, यूजुअली इतना होता है। और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है क्या होती है? ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से मिलकर बनती है। सो इफ़ यू वांट टू डिक्रीज योर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से बिलो जाना चाहते हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना पड़ता है, तो यू हैव टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, expansionary monetary policy which will lead to inflation. You will move from point A to B point, और आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट फॉल कर गई। अगर 6 था तो वो 4% पे चली गई। सो बिलो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आप कब जा सकते हैं? जब आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आते हैं शॉर्ट रन के अंदर। अकॉर्डिंग टू मॉनेटरिस्ट, शॉर्ट रन में बेसिकली आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट थिंग इज लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। इन द लॉन्ग रन आपका सिचुएशन ये है कि आपके वर्कर को पता चल जाता है कि व्हाट हैज़ हैपन विद हिम। सो जो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल होता है वो एक्चुअल प्राइस लेवल के इक्वल हो जाता है। वर्कर्स नो एक्चुअली के उनकी रियल वेजेस के साथ लॉन्ग रन में क्या हुआ है। सो द फिलिप्स कर्व विल बी वर्टिकल, जस्ट लाइक एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल। अगर टू कॉइन्स की एक कॉइन की टू साइड्स ली जाए ना, तो एक साइड आपकी फिलिप्स कर्व होगी, एक साइड आपकी एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगी। तो दोनों का जो काम है वो सेम है, दोनों की जो वर्किंग है वो सेम होती है। सो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व आपको क्या शो करता है कि इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, बट आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे ही है, दैट इज़ फिक्स। सो आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग रन में चेंज नहीं होता है। ओके, द सेकेंड लास्ट कर्व फॉर टुडे इज़ योर लेफर कर्व। लेफर कर्व बेसिकली शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड रेवेन्यू कलेक्शन। सो बेसिकली ये कहता ये है कि ऑप्टिमम टैक्स रेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल टी स्टैरिक, अगर आप टैक्स रेट को इंक्रीज़ करते हैं फ्रॉम T1 तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है R1, T2 R2 रेवेन्यू आपका इंक्रीज़ हो रहा है। अप टिल टी स्टैरिक पॉइंट ऑप्टिमल लेवल आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अगर आप ऑप्टिमल लेवल से टैक्स रेट को इंक्रीज़ करेंगे आपका रेवेन्यू फॉल होना शुरू हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ टैक्स एवेजन। लोग टैक्स चोरी करना शुरू कर देंगे, दे विल नॉट पे द टैक्स, दे विल फाइंड आउट द लूप होल्स इन द सिस्टम्स। ठीक है जी, तो दिस विल रिड्यूस द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेफर कर्व। ये यूं भी बन सकती है और बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व की तरह भी बन सकती है। सिर्फ ये होगा कि फिर टैक्स रेट उधर चला जाएगा और रेवेन्यू इधर आ जाएगा। ओके, द लास्ट थिंग इज अबाउट द steady state level of capital stock, ISF of K। ये बेसिकली ISF of K ये मैन केव की बुक के अंदर बना होता है। बेसिकली दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट कर्व, और अज्यूम किया गया सोलो ग्रोथ मॉडल में इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। सो दिस इज़ द पॉइंट E point where what is happening here is your investment is equal to the depreciation line। तो डेप्रिसिएशन लाइन मीन्स डेप्रिसिएशन, यानी वेयर योर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो कैपिटल स्टॉक है उसमें चेंज नहीं आ रही होती। व्हेन कैपिटल स्टॉक में चेंज नहीं आ रही है, इट इज़ अ स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक। तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन कुछ यूँ है कि व्हेन आपकी इन्वेस्टमेंट 10% हो रही है और आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो भी 10% हो रही है, तो 10 में से 10 को माइनस करें तो आपके जो कैपिटल स्टॉक में जो चेंज है वो तो ज़ीरो आई। दैट इज़ स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक। सो ये मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। यस, दिस इज इन्वेस्टमेंट 10%, डेप्रिसिएशन 10%। तो अगर इसको इनमें से माइनस करें तो यू विल। सो डेप्रिसिएशन लाइन को ब्रेक इवन लाइन भी कहते हैं। मैंने सोलो ग्रोथ की वीडियो बनाई थी, वो आप चेक कर सकते हैं। दिस इज द पॉइंट वेयर दिस इज हैपनिंग। ओके, 2 डायग्राम्स रह गई थी। तो गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक, गोल्डन रूल लेवल ऑफ
कैपिटल स्टॉक कहाँ पर होता है? तो गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक प्रिवेल करता है. इट इज़ अ बेसिकली स्टेडी स्टेट. इट इज़ अ स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल. स्टेडी स्टेट क्या था अभी बताया, वेयर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन और चेंज इन कैपिटल स्टॉक जीरो होता है. सो ऐसी सिचुएशन में वेयर योर स्टेडी स्टेट इज, it is a steady state where consumption is maximum, it is, or golden rule level of capital stock is associated with optimal level of saving which maximize the consumption of the society. तो अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक कंजम्पशन इंपॉर्टेंट होती है वेलफेयर के लिए सोसाइटी की, सेविंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. सो सेविंग शुड बी ऑप्टिमम नॉट मोर. तो ये आपके पास जो ये है, ये आपके पास सेविंग कर्व है, ये आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन है. तो सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ, ये आपके एस एफ ऑफ के कह लें तो ये यूं कर लेते हैं, आई एस एफ ऑफ के एक फंक्शन बना लिया आपने. सो दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट कर्व या सेविंग कर्व. दिस इज़ योर स्टेडी स्टेट जो प्रीवियसली मैं बता चुका हूँ. दिस इज़ योर के गोल्ड कैपिटल गोल्ड. ये स्टेडी स्टेट भी है, अब गोल्डन रूल भी है, यानी कि गोल्ड कैपिटल भी है. इसमें आपकी जो कंजम्पशन है वो मैक्सिमाइज हो रही है. और कंजम्पशन क्या होती है? कंजम्पशन इज बेसिकली गैप ऑफ दिस डेप्रिसिएशन लाइन एंड दिस आउटपुट लाइन. ये कंजम्पशन, अगर मैं बैकवर्ड आता हूँ तो ये कंजम्पशन मेरी बढ़ रही है, अगर मैं इधर से आगे जाता हूँ तो कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है. और पीक कौन सा है? दिस पॉइंट इज पीक. दिस इज़ माई कंजम्पशन. और ये यहाँ पर स्लोप ऑफ बोथ लाइन आर इक्वल. दिस टेंजेंट की स्लोप और ये वाली स्लोप है, अगर मैं इधर यूँ बना लूँ और डार्क कर दूँ इसको, तो यू विल अंडरस्टैंड द स्लोप ऑफ दिस प्रोडक्शन फंक्शन इज MPK. द स्लोप ऑफ दिस लाइन is what is sigma. आप इसको सिग्मा कहते हैं, या दिस इज द गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक की कंडीशन. ओके, द लास्ट थिंग इज अबाउट लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस की डायग्राम भी मेरे जहन में आ गई थी. लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, और ये कौन सा हाइपोथेसिस था? कंजम्पशन का. एंडो और मोडिग्लानी का ये टॉपिक था. एंडो और मोडिग्लानी के अकॉर्डिंगली बेसिकली क्या है कि कंज्यूमर रैशनल होता है और वो अपनी लाइफ का प्लान करता है अकॉर्डिंगली, और वो एक डिज़ायर्ड लेवल ऑफ सेविंग एंड कंजम्पशन पैटर्न को अचीव करने की कोशिश करता है. सो उसकी लाइफ के 3 पार्ट हैं, एक अर्ली, एक मिडल एज और एक ओल्ड एज. ठीक है जी. तो अर्ली एज के अंदर क्या है? दिस इज द कंजम्पशन लाइन एंड this black line, and now this is a red line. This is your income line. इनिशियली अर्ली एज में उसकी जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा है और इनकम कम है, तो वो नेगेटिव सेविंग है, उसकी डिससेव कर रहा है. मिडल एज में इनकम ज़्यादा है और उसकी कंजम्पशन कम है, तो वो सेविंग कर रहा है. ओल्ड एज के अंदर अगेन वो डिससेव कर रहा है, उसकी कंजम्पशन ज़्यादा है और उसकी इनकम कम है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस. बहुत सिंपल सा मॉडल था. हो सकता है वो आपसे पूछ ले MCQ में कि मिडिल एज में क्या हो रहा था, ओल्ड एज में क्या हो रहा था, अर्ली एज के अंदर क्या हो रहा था. सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर व्हाट कर्व इकोनॉमिक्स. Thank you very much. Remember me in your prayer. If you have not subscribed my channel, do subscribe it, because जब आपका टेस्ट पास हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा याद आपको मेरी ही आनी है. तो मैं इंशाल्लाह आपको इंटरव्यू की टिप्स बताऊंगा. जो मेरे पर्सनल 10 इंटरव्यूज़ हुए हैं लाइफ के, उनमें मैंने नॉट 10, दीज आर आई थिंक 8, उसमें से मेरी 5 में सक्सेस हुई है और 3 में मैं फेलियर रहा हूँ. और वो 3 यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज़ थे, और यूनिवर्सिटी में कुछ फेवरेटिज़म का रोल भी होता है. तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस जो मेरे स्टूडेंट्स लास्ट 4 बैचेस में, लाइक फ्रॉम 2011 में प्रिपरेशन करवा रहा हूँ. 11 का बैच फर्स्ट बैच था जो मैंने प्रिपरेशन करवाई, एंड 11 एंड देन 15 एंड देन 17, और बीच में एक FPSC का बैच भी. तो 4 बैचेस को मैंने प्रिपरेशन करवाई है, और मेरी पर्सनल ये 4th जॉब है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ. मेरी प्रोफाइल आप देख चुके होंगे, वीडियो में मौजूद है. सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे स्टूडेंट्स जो 15-16 इस टाइम हैं, जो लेक्चरर हैं इस टाइम, वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा. प्लस जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे के आते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो सिलेक्ट नहीं होते, दे आल्सो शेयर विद मी द क्वेश्चंस.
प्लस अब जो हम मेरे कुलीग्स हैं, जो मेरे टीचर्स हैं, अब वो भी इंटरव्यू लेने जाते हैं पीपीएससी का, तो ये एक्सपीरियंस हमारे सामने होता है। तो आई विल शेयर सम वीडियोज़ विद यू आफ्टर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर करें ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।